नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है टीकेटी एजुकेशन के इस छोटे से परिवार में। ठीक है, तो साथियों, जैसे कि आप पिछली क्लास में देखा होगा, हमने समथिंग 20 क्वेश्चन रिवीजन कराया था। जो पहला चैप्टर था, जितने हमने टॉपिक्स करा दिए थे पहले चैप्टर में, उसका हमने रिवीजन कराया था। कुछ क्वेश्चन रह गए थे। आज की जो क्लास में कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे लेकर आया हूँ जो न्यूमेरिकल भी है और जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना। एक क्वेश्चन अगर आप रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी या एएलपी टेक्नीशियन जैसे एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हैं तो गारंटी के साथ कहता हूं कि आज की क्लास में से एक ना एक क्वेश्चन आपकी किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर फंसेगा। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको आपका दिल से इस क्लास में स्वागत है और आज हम राम के बाण चलाएंगे, यानी कि क्लास का नाम है, हमारे जो बैच का नाम है रामबाण। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि बैच का नाम क्या है, रामबाण। जब इतना अच्छा बैच का नाम है तो क्वेश्चन इस क्लास में से 101% फंस के जाएंगे। साथियों, ये मेरा बैच बहुत प्यार के साथ में चलेगा। जब तक आपका रेलवे का एग्जाम आएगा, एएलपी का एग्जाम आएगा, उससे पहले ही पहले आप सारी की सारी फिजिक्स कंप्लीट करा ली जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने शायद पिछली क्लास में सॉल्व करा दिए थे। इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा देता हूं। आई होप आपको पिछली क्लास काफ़ी समझ में आई होगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। साथियों, अगर जिसने पिछली क्लास नहीं भी देखी है तो आज की क्लास ऐसी रहने वाली है कि अगर आप आज की क्लास देखते हैं तब भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको शायद पिछली क्लासेस पढ़ने की शायद ना जरूरत पड़े, तो ऐसा कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहती हूँ। किसी स्थिति में एक अविलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। किस कंडीशन में? ये कह रहा है कि किस कंडीशन में आपतित किरण और परावर्तित किरण और साथ में अविलंब यानी कि नॉर्मल, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। किस कंडीशन में होते हैं? क्या आपतन कोण की स्थिति में होते हैं? क्या अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों की स्थिति में होते हैं? क्या विद्युतीय स्थिति में ऊर्जा में होते हैं? क्या अपवर्तनांक प्रवर्धन में होते हैं? तो साथियों, आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छे से। क्या चीज क्लियर हो गई? पहले मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या बताता हूँ साथियों, हमने एक चीज पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? अपवर्तन। ठीक है, आपको अच्छे से याद होगा, हमने अपवर्तन के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा क्या था? परावर्तन। क्या था मेरे साथियों? परावर्तन था। परावर्तन में हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारा कोई क्या था? प्लेन मिरर था। और ये हमारा क्या था साथियों? ये हमारा नॉर्मल था। जब नॉर्मल था तो प्रकाश की किरण साथियों क्या आ रही थी? ये आ रही थी और आने के वापस उसी माध्यम में क्या हो रही थी? वापस जा रही थी। तो साथियों, ये कैसी रे थी हमारी? ये इंसिडेंट रे थी। और ये हमारी कैसी थी? रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इसको बोलते हैं आपतित किरण और इसे बोलते हैं हम परावर्तित किरण। और ये क्या था हमारा? ये हमारा क्या था साथियों? मिरर था। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये क्या था? हमारा मिरर था और ये क्या था? हमारा नॉर्मल था। उसी के साथ में हमने एक चीज और पढ़ी थी प्रकाश के परावर्तन में, कि प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के मैंने बताए थे, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। साथियों, नियमित परावर्तन इसमें कैसे हो रहा था? नियमित परावर्तन ऐसे हो रहा था, मान लीजिए कोई चिकना तल है और उस पर मान लीजिए प्रकाश आया और ये टकरा के चला गया। ठीक है, ये चला गया वापस, और फिर से प्रकाश आया और फिर से ये चला गया। ठीक है, फिर से प्रकाश आया और ये चला गया। यानी कि साथियों, इसमें ये था। तो ये कैसा, किसका उदाहरण था हमारा? ये था साथियों नियमित परावर्तन। किसका था साथियों? ये नियमित परावर्तन का। नियमित परावर्तन का ये हमारा किसका उदाहरण था? नियमित परावर्तन का। साथ ही साथ में हमने एक चीज और भी पढ़ी होगी कि जब हमारा क्या है, प्रकाश किसी खुदरी तल पर पड़ता है, तो मान लीजिए प्रकाश आया और आने के बाद क्या है, ये ऐसे चला गया। ये मान लीजिए प्रकाश आया और आने के बाद यहाँ चला गया। ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये ऐसे मान लीजिए प्रकाश आया और ये यहाँ चला गया। तो कहने का मतलब ये था कि जो प्रकाश का परावर्तन था उसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण, हमने उसके नियम पढ़े थे। तीनों एक ही तल में होते हैं, पढ़े थे हमने। और ये कोण आपस में बराबर होती है, ये भी हमने पढ़ा था इसके। तो हमने ये भी पढ़ लिया कि प्रकाश क्या है, इस तरीके से जाएगा तो नियमित परिवर्तन, और इस तरीके से जाएगा तो साथ ही कैसा हो जाएगा? अनियमित परावर्तन। इतनी बात आपको समझ में आई? अनियमित परावर्तन। तो ये आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो इस कंडीशन में हमें एक चीज पता चल गई कि हमारी जो आपतन कोण है और आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं कि होते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि हाँ भाई, ये अपवर्तन की कंडीशन में क्या होते हैं? ये हमारे एक ही तल में होते हैं। अगर हम देखना चाहें साथियों, क्या देखना चाहें, अपवर्तन क्या होता है,
तो अपवर्तन में हमने एक चीज पढ़ी थी साथियों कि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है, अविलंब से दूर चली जाती है। अगर साथियों हमने बताया था कि प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की ओर झुक जाएगा, और अगर प्रकाश विरल से सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर चला जाएगा। तो वो अलग अलग कंडीशन है, बहुत अच्छे से समझा रखी है क्लास में, फिर से नहीं समझाऊंगा। तो या तो हमारे पास क्या होगा अपवर्तन में, ये होगा भाई कि प्रकाश मान लीजिए ये आया और आने के बाद क्या हुआ साथियों, अविलंब की ओर झुक जाएगा। या मान लीजिए ये होगा प्रकाश, ये प्रकाश आया और ये प्रकाश आया और आने के बाद दूर भाग जाएगा। तो ये सारी कंडीशन जो है ना साथियों, ये क्या है, ये क्या है साथियों, यहाँ पे क्या है कि जब मान लीजिए प्रकाश आया अविलंब की ओर झुक गया, इसका मतलब ये हमारा वाला जो माध्यम होगा वो कैसा होगा, विरल माध्यम होगा, और ये कैसा होगा, सघन माध्यम होगा। तभी तो साथियों ये क्या हो गई, अविलंब की ओर झुक गई। और जब ये अविलंब से दूर चली गई, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, हमारा सघन होगा, और ये वाला क्या होगा, विरल होगा। तभी तो ये अविलंब से दूर भाग गई, खुले में भाग गई, ये पिछली क्लास में बता चुका हूं। तो इस कंडीशन में जो है हमारी, देखो ये वाली क्या है हमारी, ये आपतित किरण है भाई, ये क्या है आपतित किरण, और ये क्या है हमारी रिफ्लेक्टेड किरण, रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे क्या है, ये आपतित किरण, और ये क्या है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों की दोनों है तो एक ही तल में ना, यहाँ पे भी देखो एक ही तल में है। मतलब साथियों मैं कहना ये चाह रहा हूं कि तल तो हमारा यही है ना, यहाँ पे भी तल एक ही है। यानी कि इस कंडीशन में भी हमारा क्या है, किस कंडीशन में, अपवर्तन की कंडीशन में, किसमें, अपवर्तन की कंडीशन में। अपवर्तन की कंडीशन में जब प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया होती है तब हमारा क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब, ये हमारा क्या है, नॉर्मल। ये क्या है हमारा, नॉर्मल। तो ये तीनों एक तल में होते हैं, और यहाँ पे भी हमने देखा कि तीनों एक तल में होते हैं। यहाँ पे देखो भाई आपतित किरण जाने वाली और इनके बीच में क्या रहा होगा भाई, इनके बीच में क्या रहा होगा, इनके बीच में नॉर्मल होगा, ये भी तो एक ही तल में होगा। वैसे यहाँ पे हमारा नॉर्मल होगा तो ये भी तो एक ही तल में होगा ना, यानी कि तल तो एक ही है ना, जितनी भी प्रक्रिया हो रही है साथियों तल एक ही होगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो कंडीशन है हमारी, ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपवर्तन परावर्तन में भी हो रही है और अपवर्तन में भी, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा 21 का। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी, परावर्तन अपवर्तन की पूरी प्रक्रिया मैंने फिर से समझा दी आपको, अब नहीं बताऊंगा ज्यादा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर आप दोगे मुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पढ़िए और इसका जवाब दीजिए, क्या है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है कि दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना किसके प्रभाव से होती है। ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको अच्छे से बता दिया है। क्या किसके माध्यम से होती है, प्रकाश के अपवर्तन के, यानी प्रकाश आया तो अविलंब के पास आएगा या विलंब से दूर भाग जाएगा। तो ये कंडीशन होती है प्रकाश के अपवर्तन में। इसमें क्या होता है साथियों, दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं साथियों। बहुत जल्दी जल्दी आपको आंसर देने हैं, ठीक है, तो बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विसरण, पूर्व आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। बताइए जल्दी से। प्रकाशिक तंतु यानी कि इसको बोलते हैं साथियों ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है आपको मैं बता दूं बहुत अच्छे से, आइए मैं समझा देता हूं आपको ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। आप कभी मेले में गए होंगे या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं शादियों में, तो आपने क्या देखा हो, डेकोरेशन के काम में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है साथियों। इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, छोटा सा मतलब खिलौना होता है बच्चों वाला। तो उसमें क्या है, लाइट छोड़ी जाती है, और लाइट छोड़ी जाती है तो वो क्या है, हमें इधर इधर बिखरी हुई लाइटें दिखती है, कांच की छोटी छोटी छड़ों से प्रकाश निकल के जा रहा होता है। तो वो भी हमारा क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर होता है। पहले मैं आपको डायग्राम से समझा दूं, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। देखिए साथियों, इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये यहाँ से लाइट, यहाँ से क्या लाइट डाली जाती है, इस तरीके से आपने देखा होगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से होती है, ठीक है। ये इस तरीके से रंग बिरंगे क्या होते हैं, रंग बिरंगा प्रकाश यहाँ से निकल रहा होता है साथियों, ये इस प्रकार से। बात समझ में आ रही है ना, ये तो ये हमारा क्या है, ये ऑप्टिकल फाइबर है साथियों। क्या है ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा, ये मैंने ऑप्टिकल फाइबर दिखा दिया, ये हमारा ऑप्टिकल। आप मेलों में गए होंगे तो मेलों में भी देखा होगा 10-20 रुपए का मिल जाता है, ज्यादा नहीं 20-30 रुपए का मिल जाता है। देखा होगा बच्चों को खेलने वाला एक खिलौने के रूप में भी होता है, मेनली ये डेकोरेशन के काम में आता है, ठीक है। तो ये कांच की छड़ होती थी साथियों, क्या होती थी, ये कांच की छड़ होती थी, इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं। तो क्या हुआ कि ऑप्टिकल फाइबर का जो प्रयोग किया जाता है साथियों डाटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। पहले क्या होता था, ये कांच की छड़ होती थी, जैसे मान लीजिए हमें लंबा डेटा फ्लो कराना है, दूर लेके जाना है डेटा को, डेटा जो हमारा मान लीजिए वीडियो बन रही है, इस डेटा को मान लीजिए मुझे बाहर भेजना है, गुजरात भेजना है, तो वो कैसे भेजा जाता था, तो अब क्या है ऑप्टिकल फाइबर के। पहले क्या होता था, ये कांच की छड़ होती थी, इस कांच की होती थी या कॉपर की होती थी, उसमें एनर्जी लॉस ज्यादा होता था। तो उसमें क्या है कि नरेंद्र कृपानी जी आए
है, उन्होंने क्या काम किया, इस कांच की छड़ को थोड़ी कहते हैं ना मुलायम सॉफ्ट, जो कि कहते हैं मुड़ जाए, ठीक है, फ्लेक्सिबल 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 फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया नरेंद्र कृपानी जी ने, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसकी जो खोज की थी साथियों, वो किसने की थी, खोज जो की थी इसकी, वो की थी नरेंद्र कृपानी ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नरेंद्र कृपानी, किसने, नरेंद्र कृपानी। इसका जो प्रयोग होता है साथियों, वो होता है हमारा क्या, औद्योगिक सूचना प्रसारण में, किसमें, औद्योगिक सूचना प्रसारण में, किसमें साथियों, औद्योगिक सूचना प्रसारण में, ठीक है। तो इसका प्रयोग क्या है, मान लीजिए हुआ क्या ना लगा, इसमें कंडीशन ये होने लगी साथियों, आपने देखा होगा, मान लीजिए एक कांच की छड़ मान लेते हैं हम, ठीक है। आइए मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा पूरा समझाऊंगा आपको कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। साथियों ये था कि ये कांच की छड़ होती है, मान लीजिए ये हमने कांच की छड़ ले ली, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या साथियों, हमने मान लीजिए यहां से प्रकाश दिया, क्या दिया, प्रकाश, ये हमने प्रकाश दिया, और जैसे ही साथियों हमने प्रकाश दिया इसके कांच की छड़ में, तो प्रकाश क्या हुआ, ये इस तरीके से टकराया, 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 और यहाँ पे क्या है, हमें आउटपुट मिल गया, क्या मिल गया साथियों, यहाँ पे आउटपुट मिल गया। और यहाँ पे क्या दिया था हमने, प्रकाश इनपुट की फॉर्म में दिया था। साथियों इसमें क्या होता है कि हमारी जो एनर्जी होती है उसका लॉस नहीं होता है, यानी कि जो हमारा डेटा है, जितनी भी हमारी डेटा को एक इस स्थान से उस स्थान पे ले जाने में एनर्जी लग रही है, उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इसमें क्या है कि पूरा का पूरा डेटा इधर से इधर दे दिया जाता है। मैं आपको कैसे समझ में आएगा, मैं समझा देता हूं। पहले आपने देखा होगा शहरों में ऑप्टिकल फाइबर लगा हुआ है, यानी कि फाइबर केबल के थ्रू वाईफाई का प्रचलन बहुत तेज हो गया है। अब 500 रुपए में आप अपने घर में वाईफाई लगवा लीजिए, शहरों की बात बता रहा हूं। तो उसमें क्या होता है, जब हमारा डेटा का हस्तांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब डेटा भेजा जाता है, तो ऐसे नहीं है उन्होंने 10 MBPS की स्पीड दी तो जहां कंज्यूमर के पास तक 1 MBPS की स्पीड आ रही है, ऐसा नहीं होता है। 10 MBPS की स्पीड अगर वो वहां से प्लान के थ्रू छोड़ रहे हैं तो कस्टमर के साथ पूरी की पूरी 10 MBPS की स्पीड आएगी। तो इसका मेन रीजन यही है कि ऑप्टिकल फाइबर का वहां पे क्या है, यूज हो रहा है, ताकि क्या, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये जो हमारा प्रोसेस है, ये पूरी घटना हमने बताई है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ये आधारित है। क्या होता है, ये घटना तभी होती है जब हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पर हम प्रकाश क्या करते हैं, आपतित करते हैं, तो उस कंडीशन में ये हमारी घटना होती है ऑप्टिकल फाइबर की, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इसकी खोज जो की थी साथियों, नरेंद्र कृपानी ने की थी। एक क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, इसका प्रयोग मैंने बता दिया आपको, प्रयोग किसमें करते हैं, औद्योगिक सूचना प्रसारण में। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ये एक मुलायम क्या होती है, कांच की छड़ होती थी पहले, लेकिन होता क्या था कि जैसे मान लीजिए धरती में, मान लीजिए हमें वायर बिछा के ले जानी है, या ओवरहेड में ले जानी है, अंडरग्राउंड ले जानी है, तो उसमें क्या है कि मोड़ने की जरूरत पड़ती थी, फ्लेक्सिबल नहीं था। पहले कांच की छड़ थी, वो फ्लेक्सिबल नहीं थी, इसको फ्लेक्सिबल किसने बनाया, नरेंद्र कृपानी जी ने बनाया, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। तो इसलिए इसको किसके खोजकर्ता कौन कहते हैं, नरेंद्र कृपानी कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आ रही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टूटे हुए कांच का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अंदर पानी के अंदर हुए बुलबुले का सफेद या चमकीला चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो बहुत सा मृग मरीचिका का रेगिस्तान में मरीचिका का बनना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सड़कों पर दूर पानी का दिखाई देना पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपको इतने सारे मैंने एग्जाम्पल बताए, सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए आइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, आइए इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत बारीक हाथ से पढ़िए, ये मैंने बिल्कुल अभी बताया। अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने क्वेश्चन अभी समझाया कि गर्मियों में सड़कों पर पानी का दिखाई देना किसका उदाहरण है। ऑप्शन पढ़ेंगे पहले, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बताइए साथियों, बिल्कुल अभी बताया मैंने आपको, अच्छे से बताया मैंने कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में मृग मरीचिका का दिखना। आपने देखा होगा जब बाइक चला रहे होते हैं, सड़कों पे जा रहे होते हैं, तो दूर हमें कहीं पानी दिखाई देता है, और जैसे ही अपनी स्पीड बढ़ाते हैं तो पानी क्या है, सड़कों पे गर्मियों में फिर आगे चला जाता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। हम कोशिश करते हैं कि हम उस पानी को पकड़े, वहां पे देखें जाके। हमें रियल में बताऊं, ऐसा लगता है कि यार वहां पे बारिश पड़ी है, वहां पे पानी, फिर हम गाड़ी जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं तो वो वाला जो दृश्य था, जो हमें पानी दिख रहा था गर्मियों में सड़क पे, वो कहीं और आगे चला जाता है। हम सोचते हैं यार यहाँ पानी नहीं है। तो इस तरीके से हमें जो आभास होता है पानी का, वो मेन रीजन यही है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि पूर्ण प्रकाश आया और परावर्तन के बाद पूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में चला गया, तब ये घटना होती है साथियों पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है साथियों 25 क्या कह रहा है हमारा, फिर से ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट में साथियों बताया करो, कमेंट में आंसर कैसा है। रियलिटी बता रहा हूं, अगर साइंस में से 25 क्वेश्चन आएंगे तो जितने फिजिक्स के आने होंगे वो सारे के सारे इस क्लास से फंस के जाएंगे, ठीक है। पूरे साइंस के 25 में से 25 की पूरी फुल गारंटी रहेगी हमारी, ठीक है, इस क्लास की। लेकिन शर्त ये होगी कि हम बहुत धीरे धीरे बहुत प्यार से चलेंगे, जल्दीबाजी कुछ नहीं होगी, हपड़ा तपड़ी में कुछ नहीं होने वाला। ये मैराथन क्लास वो मैराथन क्लास कुछ नहीं, मैं प्यार से लेकर चलूंगा। पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, 4 कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर उसके क्या है कुछ लिखवाऊंगा, ठीक है। शर्त ये होगा आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर जरूर करना है, ठीक है। जो भी आपके साथ में रेलवे की तैयारी कर रहे हैं प्लीज उनको शेयर कर दिया करना, ठीक है, ताकि उन तक सही कंटेंट और फ्री पहुंच पाए। इसका कोई पैसा नहीं है, आपको जब इतना बेहतरीन कंटेंट है साथियों फ्री में मिल रहा है तो आपको पेड कोर्स लेने की कोई नीड ही नहीं है। मैं समझता हूं कि फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे दिया जा रहा है आपको, 1 रुपये भी नहीं ले जा रहा, ठीक है। तो इतना तो बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें आप, ठीक है। तो जल में रखा सिक्का 30 मीटर गहराई पर दिखता है तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी। साथियों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है, ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। जल में एक रखा सिक्का है साथियों, आइए हम इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखो साथियों ये क्या है कि ये हमारा मान लीजिए जल है, क्या है ये हमारा, ये जल है, ये हमने जल बना लिया, आपको पता चल गया कि भाई ये जल है, कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या साथियों, जब ये जल है हमारा तो इसमें क्या है, एक सिक्का रखा है। मान लो हमने सिक्का मान लिया, क्या मान लिया साथियों कि सिक्का रखा है, और सिक्के में क्या है, सिक्का कहाँ पे रखा है, मान लेते हैं भाई ये मान लो हमारा क्या है साथियों, ये सिक्का रखा है, ये हमारा सिक्का रखा है, क्या है हमारा, ये सिक्का रखा है। फिर ये कह रहा है कि जल में रखा है एक सिक्का। अब जल में रखा है तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि जल का जो अपवर्तनांक होता है साथियों कितना होता है, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33। ये हम इसे बोलते हैं 4/3। आप कंफ्यूज मत होना, जल का अपवर्तनांक कितना होता है साथियों, जल का जो अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, और कांच का, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं तो इसलिए मैं फिर से लिख देता हूं। तो जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, या इसको हम लिख देते हैं 4/3, और इसका होता है कांच का किसका 1/5। आप वैसे भी देखोगे नॉर्मली, कभी भी भूलो तो आप इस तरीके से इमेजिनेशन करना, जल है एक तरफ कांच है, इन दोनों में कौन सघन है, कांच सघन है। इसका मतलब कांच का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, क्योंकि 1.33 और 1.5 इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं। जो ज्यादा सघन है, कौन सघन है ज्यादा, कांच, तो कांच का जो अपवर्तनांक होगा वो ज्यादा होगा, ज्यादा वाला मतलब क्या है 1.5, और जल का क्या हो जाएगा 1.33, यानी कि 4/3। तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए। चलिए आइए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो साथियों सिक्का है मान लीजिए, है ना, और ये 30 मीटर गहराई पर आपको दिखता है। मान लीजिए यहां से मैं देख रहा हूं, सपोज करो मैं यहां से देख रहा हूं तो तालाब की वास्तविक गहराई है, मान लो ये तालाब था तो इस तालाब की क्या जो यहाँ से जो दूरी है ना, ये वाली, ये कितनी है साथियों, ये 30 मीटर है। कितनी है, 30 मीटर गहराई पर आपको दिख रहा है। तो जब ये आपको अच्छे से पता चल गया है कि ये जो तालाब में जो है आपका कितने 30 मीटर गहराई पे आपको दिख रहा है अच्छे से, तो जब 30 मीटर गहराई पे आपको दिख रहा है, अब एक चीज देखिए साथियों, हमें जो प्रकाश के परावर्तन की घटना होती थी, हमें क्या होता था, मछली का ऊपर उठा दिखाई देना, मछली का ऊपर उठाई दिखाई देना। मछली होती नीचे थी बहुत गहराई में, लेकिन लगती क्या थी हमें ऊपर। नींबू का जो नींबू पड़ा होता कांच के गिलास में, वो होता तो पतला था लेकिन हमें क्या है उसके आकार से थोड़ा ज्यादा दिखाई देता था। तो उसका मेन रीजन क्या था कि प्रकाश का अपवर्तन था। तो वही कंडीशन यहाँ पे है कि सिक्का हमें दिख कितना ऊंचाई पे रहा है, कितनी गहराई में रहा है साथियों, 30 मीटर गहराई में रह रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझना, सिक्का जो है हमारा, ये जहां से हम देख रहे हैं तालाब की ऊपरी सतह से, वहां से हमें सिक्का 30 मीटर गहरा दिखाई दे रहा है, उठा हुआ दिखाई दे रहा होगा हमें प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। तो जब ये उठा हुआ दिखाई दे रहा है तो साथियों रियल में जो हमारा सिक्का होगा ना, रियल में वो सिक्का रियल में हमारा यहां पड़ा होगा, किसमें होगा, रियल में। साथियों रियल में जो हमारा सिक्का होगा ना, वास्तविक में, वो सिक्का यहां पे होगा। तो हमसे यही पूछा है कि तालाब की गहराई वास्तविक कितनी होगी। तालाब की गहराई, भाई तालाब में कोई सिक्का पड़ा है तो उसके तल में ही पड़ा होगा ऑब्वियसली। भाई आप कोई सिक्का डालोगे तालाब में तो ऑब्वियसली वो उसके तल में होगा, और तल में होगा तो उसकी हमसे यही पूछा है कि ये वाली जो इस तालाब की ऊंचाई है ना, ये वाली सॉरी गहराई, तो ये बतानी है।
साथियों ये जो था ना, ये हमें आभासी चित्र दिख रहा था, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन की वजह से हमें सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन हमें क्या है ये बताना कि रियल में तालाब की गहराई क्या है, यानी कि सिक्का रियल में तो यहाँ पे है ना भाई, रियल में तो सिक्का यहाँ पे है ना, तो यही पूछनी है। साथियों अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया अच्छे से, तो जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बहुत आराम से कर लेंगे। एक दो क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, ठीक है। तो आपको एक चीज तो पता चल गई साथियों, जल का अपवर्तनांक कितना है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है, बल जल्दी बताओ मुझे, अभी बताया मुझे, मैंने बताया अभी। तो जल का अपवर्तनांक होता है साथियों 1.33, या हम इसे बोलते हैं 4/3। बात समझ में आ रही है। अच्छा एक चीज देखी जाए कि आभासी गहराई कितनी है, तालाब की जो आभासी गहराई है, आभासी गहराई है साथियों, आभासी गहराई तो वो कितनी है, जल्दी बताओ मुझे, वो कितनी है, 30 मीटर। और आपसे पूछा है कि तालाब की वास्तविक गहराई, यानी कि वास्तविक गहराई, तो वास्तविक गहराई आपको बतानी है, वास्तविक गहराई। तो साथियों वास्तविक गहराई आपको क्या है, निकालनी है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। मैंने डायग्राम में भी बस समझा दिया अच्छे से कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, अपवर्तनांक बराबर, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आभासी गहराई, ठीक है। क्या पढ़ा होगा साथियों, आभासी गहराई अपॉन वास्तविक गहराई, सॉरी गलत कर दिया मैंने साथियों, माफी चाहता हूं। क्या पढ़ा होगा आपने, रियल अपॉन वर्चुअल, ठीक है, रियल अपॉन वर्चुअल, रियल अपॉन वर्चुअल, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बहुत अच्छे से। यानी कि इसको हिंदी में बात करें तो ये क्या होती है, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई अपॉन क्या होती है साथियों, आभासी गहराई, क्या होती है, आभासी गहराई, आभासी गहराई। तो ये फॉर्मूला होता है, तो इसमें आप लगा दीजिए, और जैसे ही आप इसमें लगाओगे तो क्या आंसर आ जाएगा, निकल गए। देखिए अपवर्तनांक कितना है हमारे पास, 4/3, जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3। साथ में वास्तविक पूछी है, वास्तविक मतलब आपसे रियल इसकी पूछी है साथ ही साथ में। और आभासी गहराई कितनी दे रखी है, आभासी गहराई ये वाली कितनी दे रखी है, 30 मीटर। तो लिख देंगे 30 मीटर। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 0 से 3 से 3 कट जाएगा तो कितनी बार हो जाएगा, ये चला जाएगा साथियों 10 बार। और जैसे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 40 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा, 40 मीटर हमारा क्या हो जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस वीडियो को लाइक कर देना साथियों, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, उम्मीद करता हूं आप जरूर करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप समझिए इसको। बस क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़े चेंज होगी, लेकिन ट्रिक या कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा। पढ़िए, एक मछुआरा 5 मीटर ऊंचे दीवार पर बैठा है, उसे एक मछली 3 मीटर गहराई पर दिख रही है, वह कितना लंबा भाला ले कि मछली को मार दे। साथियों मछुआरा है, भाले से मारना चाह रहा है, और एक दीवार है उस पर बैठे बैठे देख रहा है। मान लीजिए इस तरीके से बैठे बैठे देख रहा है, और जिस दीवार पे बैठा है ना, वो दीवार ही साथियों 5 मीटर ऊंची है। तो आपको ये बताना है कि वो मछली क्या होगी, और मछली जो है वो उसको 3 मीटर गहराई पर दिख रही है। पहली बात तो वो दीवार ही उसकी 5 मीटर हो गई, और 3 मीटर ऊंचाई पे क्या है कि उसको मछली दिख रही है। तो रियल में तो मछली 3 मीटर गहराई में दिख रही है ना उसे, आभासी तौर पे, लेकिन रियल में जो मछली होगी बहुत और भी नीचे होगी, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के कारण मछली उसे ऊपर दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट फिर से समझ में आ गया होगा। चलते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए साथियों, मान लो अब मैंने ये क्या मान ली, दीवार मान ली। साथियों ये मैंने क्या मान ली, ये दीवार मान ली, और दीवार मानने के बाद मैंने ये भी मान लिया, क्या मान लिया, ये जो है ना ये हमारा तालाब है। क्या है साथियों, ये हमारा तालाब है। और जब ये तालाब है तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस तालाब में क्या है कि मछली होगी। तो साथियों मछली क्या है कि ये कहना हमसे ये चाह रहा है कि हमारी जो मछली है ना भाई, ये इसकी जो ऊंचाई है कितनी है इस तालाब की, इसकी जो है ये सॉरी दीवार की, ये 5 मीटर ऊंची है। कितनी, ये 5 मीटर ऊंची दीवार है। बात समझ में आ रही है, 5 मीटर दीवार ऊंची है, और इस पे क्या है हमारा, ये जो चिंटू बैठा है, ये क्या है हमारा, ये चिंटू बैठा है, ठीक है। अब इसके हाथ में भाला लेना चाह रहा है, तो 5 मीटर ऊंची दीवार पर तो ये बैठा है, तो 5 मीटर तो ये हो गया। अब मान लीजिए उसको मछली, मान लीजिए यहाँ दिखाई दे रही है साथियों, ये मछली तैरती हुई दिखाई दे रही है, ये मछली तैरती हुई दिखाई दे रही है, समझ लिया ना। लेकिन रियल में क्या है कि मछली क्या जो उसे दिखाई दे रही है यहाँ पे,
और ये जो ऊंचाई है इसकी साथियों, ये वाली जो ऊंचाई है इसकी, सॉरी गहराई, वो कितनी है? 3 मीटर। बात समझ में आ रही है? मछली उसको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और ये जो तालाब की जो गहराई है, फिर तालाब की तली से जो मछली दिख रही है वो 3 मीटर गहराई पे दिख रही है। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या मछली रियल में यहीं पे होगी? मेरी बात को समझो जरा गौर से। क्या मछली रियल में यहीं पे होगी? क्या मछली यहीं पर रियल में होगी? नहीं होगी। मछली कहाँ होगी रियल में? वो और नीचे गहराई में होगी। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही मछली हमें ऊपर दिखाई देती है। इस घटना के कारण क्या है कि हमें मछली 3 मीटर ऊंची दिखाई दे रही है, लेकिन अगर भाला लेता है देख के मछली को, जो मारते हैं हम, तो वो नहीं मरती है। आपने देखा होगा मछली, आपको तालाब में रियल में देखो, क्या मछली जैसे दिख रही होती है हम पकड़ने की कोशिश करें, पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि मछली रियल में होती बहुत गहराई में, लेकिन दिख हमें ऊपर रही होती है। तो यही रीजन यहाँ पे है, क्या है कि मछली हमारी कहाँ होगी साथियों? मछली हमारी यहाँ पे होगी, ये हमारी मछली यहाँ पे होगी। तो हमको यही बताना है, अगर हमें ये पता चल जाए किसी वजह से, अगर हमको ये पता चल जाए कि ये वाली जो पूरी की पूरी मछली जो है ये कितनी गहराई पे होगी, अगर हमको ये पता चल जाए, ये वाली बात पता चल जाए कि कितनी मीटर गहराई में होगी, बात समझ में आ रही है? और आपको ये भी अच्छे से पता है कि ये जो हमारा सॉरी, ये क्या है? हमारा जल है, क्योंकि जल में मछली होती है, और इसका अपवर्तनांक कितना होता है साथियों? 4/3 होता है, या 1.33 भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आपको एक चीज पता चल गई, अपवर्तनांक पता चल गया जल का, आभासी गहराई पता चल गई, आप रियल गहराई निकाल सकते हैं। जब आप रियल गहराई निकालोगे तो आप क्या लगाओगे? n बराबर क्या लगाओगे? रियल यानी कि वास्तविक गहराई अपॉन वर्चुअल गहराई। तो अपवर्तनांक कितना है हमारे पास? 4/3 बराबर क्या हो जाएगा? रियल पूछा है आपसे, ठीक है। वर्चुअल कितनी है? वर्चुअल यानी कि आभासी, आभासी कितनी है? 3 मीटर। तो जैसे ही आप 3 मीटर रखो, इससे कट जाएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा साथियों? आर बराबर आ जाएगा 4 मीटर। यानी कि एक चीज तो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये वाली जो वैल्यू आई है साथियों, वो क्या आ गई? 4 मीटर आपकी निकल के आ गई है। यानी कि आपको अब पता चल गया है कि जो तालाब से अगर हम देख रहे हैं तो उससे क्या है कि साथियों 4 मीटर गहराई में मछली है। भाई मैं मछली मारना चाह रहा हूं, मैं 4 मीटर ऊपर दीवार पे बैठा हूं, और मुझे क्या पता चल गया कि 4 मीटर गहराई में क्या है? मेरी मछली है। तो 5 मीटर मेरी ऊंचाई दीवार की है, और 4 मीटर गहराई में मछली है, तो टोटल भाले की जो मुझे जरूरत पड़ेगी वो 9 मीटर भाले की जरूरत पड़ेगी। तो अगर भाले की बात करें साथियों, भाला, तो भाला की जो अगर हम लंबाई पूछे तो वो क्या हो जाएगी? दीवार की ऊंचाई, किसकी? दीवार की ऊंचाई प्लस क्या हो जाएगी? मछली की गहराई, मछली की वास्तविक गहराई, वास्तविक क्या है? वास्तविक गहराई। बात समझ में आ रही है? तो वास्तविक गहराई, तो साथियों दीवार कितनी है? 5 मीटर की, वास्तविक गहराई कितनी आई है? 4 मीटर की। तो रियल में जो क्या हो जाएगा, उसे जो भाला की जरूरत पड़ेगी वो 9 मीटर की जरूरत पड़ेगी, और यही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। तो साथियों ये क्वेश्चन वो कौन से है कि आपको जो रेलवे में एग्जाम क्रैक करना है तो इन क्वेश्चनों से गुजरना पड़ेगा। अगर आप एएलपी और टेक्नीशियन जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों से आपको गुजरना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि हवा में क्वेश्चन आएंगे और आप उनको क्या है सॉल्व करके 75 या 80 नंबर ले आएंगे। अगर इन कॉन्सेप्टों को आप एक बार समझ लोगे तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएंगे और साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स भी करके आएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आंसर इसको मिल गया होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए और इसका आंसर बताइए मुझे। बताइए साथियों, एक माध्यम का क्रांतिक कोण अंश 30 अंश है, मतलब क्रांतिक कोण यानी कि क्रिटिकल एंगल कितना है? 30 डिग्री है। पूछा है कि इसका रेफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। ए मीडियम इज अ क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री, तो व्हाट इज द रेफ्रेक्टिव इंडेक्स? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो आपको बहुत अच्छे से, मैंने बहुत छोटा सा क्वेश्चन है 1 नंबर का है और पूछ लिया जाता है। तो साथियों आपने पहले तो एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, जब मैंने क्रिटिकल एंगल की परिभाषा बताई थी तो क्रांतिक कोण की आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। तो उसमें हमने अपवर्तनांक का फॉर्मूला निकाला था। तो अपवर्तनांक आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 1/sin c। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साइन सी यानी कि सी क्या होता था यहाँ पे? क्रांतिक कोण। भाई सी क्या होता था? क्रांतिक कोण। और एन क्या है हमारा? अपवर्तनांक। तो साथियों आपको सी का मान कितना दे रखा है यहाँ पे? सी का मान कितना दे रखा है? 30 डिग्री। और एन का मान आपसे
पूछा है। तो लगा दीजिए इसको आंसर में। तो n बराबर क्या हो जाएगा 1/sin c, और sin c का मान कितना है 30 डिग्री। और आपको अच्छे से पता है कि sin 30 का मान कितना होता है साथियों 1/2, और ये क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2। तो हम ये कह सकते हैं कि अपवर्तनांक कितना आ गया साथियों 2। बताना क्या अपवर्तनांक का मान मात्रक होता है? कुछ नहीं होता है साथियों। अपवर्तनांक एक मात्रकहीन राशि है और किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कम से कम 1 होता है, 1 से कम नहीं होता है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको पता होगा। वायु का निर्वात का अपवर्तनांक साथियों 1 होता है, कम से कम निर्वात का 1 ही होता है, इससे कम नहीं होता है। ठीक है, वायु का 1.0003 होता है, और उसके बाद आता है जल का 1.33 होता है, कांच का होता है साथियों 1.5, बेंजीन का होता है 1.5, उसके बाद होता है हीरे का 2.42, उसके बाद सिलिकॉन का होता है साथियों 4। ठीक है, तो और जैसे कि तेल में बात करें तो जो हमारा केरोसिन का तेल होता है उसका होता है 1.44, और हम अगर बात करें कार्बन के तेल की तो उसका जो अपवर्तनांक होता है 1.47। तो उम्मीद करता हूं ये अपवर्तनांक भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। साथियों अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है ना तो थोड़ा बहुत ज्यादा समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अगर नहीं देखी है साथियों इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दो बताओगे। ये आंसर आपके लिए मैंने इसलिए ऑप्शन नहीं रखे हैं। ठीक है, तो हीरे का अपवर्तनांक आपको पता है कितना दे रखा है, एन का मान आपको दे रखा है 4.42। ठीक है, हीरे में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि अपवर्तनांक बराबर क्या निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में मतलब हीरे में पूछ रहा है। ठीक है, तो हीरे का अपवर्तनांक दे रखा है, हीरे में प्रकाश की चाल पूछा है, निर्वात की चाल आपको दे रखी होती है 3 × 10⁸, उसको आप सॉल्व कर देंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर साथियों 29। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेरिस्कोप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण शीशा। साधारण शीशा को बोलते हैं साथियों समतल दर्पण। क्या बोलते हैं इसको? समतल दर्पण। ये समतल दर्पण। ठीक है, प्रिज्म, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो इसका आंसर आपको बताना है, बहुत अच्छे से बताना है साथियों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? साथियों एक बात बताऊं मैं आपको, पेरिस्कोप का जो यूज होता है ना, पेरिस्कोप का यूज वहां पे किया जाता है जब किसी पर इनडायरेक्ट रूप से क्या है निगरानी रखनी होती है। सबसे ज्यादा जो पेरिस्कोप का यूज हो रहा है साथियों पनडुब्बियों में किया जाता है। आपने देखा होगा कि क्या होता है तालाब में, क्या होता है देखा होगा कि जब पनडुब्बी तो पानी में होती है ना, रियल में पनडुब्बी पानी में तैर रही होती है, चल रही होती है। उसके ऊपर से क्या है कि एक नली निकाल दी जाती है। नली जैसे मान लीजिए ये तालाब है, ये मान लीजिए तालाब है, ये तालाब है मान लीजिए, है ना, और इसके अंदर पनडुब्बी चल रही है, ये पनडुब्बी है। तो इसमें से क्या होता है साथियों, इसमें से क्या होता है एक यहाँ से पाइप निकाला जाता है और इस तरीके से ये पाइप होता है, ये इस तरीके का पाइप होता है ये। ठीक है, तो ये पाइप क्या काम करता है, ये पाइप जो है ना फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो ये पाइप क्या करता है, जो हमारे तालाब या समुद्र में जब पनडुब्बी तैर रही होती है तो बाहर क्या है कि और किसी देश का या और किसी शत्रु का जहाज या पनडुब्बी आकर हम पर आक्रमण ना कर दे, निगरानी रखने के लिए इस पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रही है मेरी? निगरानी रखने के लिए पनडुब्बी का प्रयोग किया जाता है, पनडुब्बी का। और इसमें क्या है कि पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये जो पनडुब्बी, सॉरी गलत बोल गया, तो पनडुब्बियों में निगरानी रखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्लास ले रहे हैं इस रूम में, अगर इस रूम की कोई हमसे निगरानी करना चाहे तो बाहर रखा कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट तो नहीं देख सकता, या तो वो खिड़की से झांकेगा या गेट से झांकेगा, और गेट क्या है हमारा बंद है, पूरा सारा कुछ लॉक कर रखा है। सपोज करो बाहर से अगर कोई निगरानी करना चाहे, मुझे देखना चाहे कि क्लास कैसी चल रही है, कैसे शूट होती है, अगर देखना चाहे तो वो क्या करेगा, बाहर से एक पाइप लगाएगा पनडुब्बी की साइड है, और मेरी छत की साइड से क्या है अंदर एक पाइप अंदर डाल देगा, और वो क्या है कि देख पाएगा सारा कुछ। ठीक है, तो साथियों पनडुब्बी, मैंने एक चीज तो बता दी कि जो पेरिस्कोप होता है, पेरिस्कोप, ठीक है, इसका प्रयोग कहां होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ में किसका प्रयोग, निम्न में से किसका प्रयोग किया था वो हम अभी बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताऊं। देखिए साथियों, जब तक किसी चीजों के बारे में आप प्रैक्टिकल नहीं पढ़ोगे तब तक आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। केवल रटना कोई एक माध्यम नहीं है कि मैं अब एकदम से इसका क्वेश्चन आंसर बता दूं और चलो आगे बढ़ो, तो उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया तो और अच्छे से देखो। मान लीजिए ये कोई दीवार है साथियों, क्या है हमारी, ये दीवार है मान लीजिए,
मैं और अच्छे से बताता हूँ। ये दीवार है, यहाँ पे क्या है, ईंटें बनी हुई हैं, ये दीवार है, क्या है मेरी, ये दीवार है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ कोई चिंटू है, ये टेबल है, और ये क्या है, उसकी कुर्सी है, ये चिंटू बैठा है, ये चिंटू बैठा है, और ये क्या है, इस पे पढ़ रहा है, ये टेबल लैंप से क्या है, यहाँ पे किताब पढ़ रहा है, चिंटू बैठा है यहाँ पे और पढ़ रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन है, ये पर्सन है, ठीक है, और ये क्या करना चाह रहा है, ये इसको देखना चाह रहा है। तो साथियों देखेगा कैसे, इस प्रकार से देखेगा, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से पाइप लगा होगा, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है नहीं, ये इस प्रकार से एक पाइप लगा होगा साथियों, इस प्रकार से। और होगा क्या साथियों, फिर यहां से लाइट जाएगी, यहां से लाइट जाएगी, और लाइट जाने के बाद क्या होगा साथियों, यहाँ पे एक क्या है कि 45 डिग्री पर, यहाँ पे ये 45 डिग्री पर यहाँ पर, और एक यहाँ पे 45 डिग्री पर यहाँ पे, थोड़ा ये खुला हुआ रहना चाहिए था, ये मैं फिर से बना देता हूं आपको। तो ये क्या है कि कोई नहीं, ये इस प्रकार से होगा साथियों, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, और साथ ही यहाँ पे क्या होगा, 45 डिग्री का क्या है, ये एंगल बना हुआ होगा, ये एंगल पे। तो ये यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ना, ये क्या है, ये साथियों हमारा ये समतल दर्पण है। मैं समझाना जो चाह रहा था आपको वो समझाना चाह रहा था। क्या है ये वाला क्या है हमारा, ये क्या है, समतल दर्पण है। क्या है साथियों, प्लेन मिरर। क्या है ये, प्लेन मिरर। बात समझ में आ रही है। और ये प्लेन मिरर जो है ना, ये 40 डिग्री के एंगल पर झुका होता है। किस पर बना होता है, 40 डिग्री के एंगल पर बना होता है। 40 डिग्री के एंगल पर ये क्या होता है साथियों, बना होता है। किस पर बना होता है, ये 40 डिग्री के एंगल पर बना होता है। किस पे, 40 डिग्री के एंगल पर बना होता है। तो होता क्या है, जैसे यहां से प्रकाश डाला जाता है, इस पे डाला जाता है, इस समतल दर्पण पड़ता है, समतल दर्पण से क्या होता है, टकराकर क्या होता है, वापस इस पर आता है, और जैसे इस पे आता है यहां से फिर इसकी आंखों में पड़ता है, और ये आदमी जो यहाँ पे कुछ हो रहा है उसको देख पाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो पेरिस्कोप में साथियों क्या होता है कि दो समतल दर्पण होते हैं। कैसे दर्पण होते हैं, दो समतल दर्पण होते हैं। याद रखना कौन से होते हैं, दो समतल दर्पण होते हैं। साथ ही साथ में ये ध्यान रखेंगे, दोनों के बीच में क्या होता है, कोण जो होता है वो 45 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो किया जाता है वो साधारण शीशा या प्लेन मिरर में किया जाता है। साधारण शीशा या प्लेन मिरर में किया जाता है। ये क्या है, हमारा पेरिस्कोप का यूज होता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा साथियों। साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दूं, जो प्लेन मिरर है यानी कि समतल दर्पण के बारे में मैं और आगे बताऊंगा। चलो चलते हैं, यहाँ पे नहीं बता रहे नहीं तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, वही समतल दर्पण है। जब मैं वैसे ही बता देता हूँ, जब आपने देखा होगा बाथरूम में जाते हैं, कैलाइडोस्कोप है, कैलाइडोस्कोप समझ रहे हो ना, बच्चों के खेलने का इंस्ट्रूमेंट होता है। प्लेन बाथरूम में जाते हैं तो वहां पे जो दर्पण लगा होता है वही हमारा समतल दर्पण होता है। आपने देखा होगा कि जितनी स्पीड से हम वस्तु की तरफ जाएंगे, उतनी स्पीड से क्या है, जितनी स्पीड से हम दर्पण की तरफ जाएंगे उतनी स्पीड से प्रतिबिंब आता है। लेकिन हमें रियल में क्या होता है, जिस स्पीड से हम दर्पण की तरफ जा रहे होते हैं, प्रतिबिंब क्या है कि दुगनी स्पीड से जा रहा होता है। ठीक है, जैसे ही हम दर्पण से जिस स्पीड से दूर जाते हैं वैसे ही प्रतिबिंब उसी स्पीड से दूर जाता है। लेकिन रियल में हमें प्रतिबिंब 2 गुना स्पीड से दूर जाता हुआ दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है मेरे साथियों। अगर हम समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखना चाह रहे हैं तो हमसे क्या है, आधी ऊंचाई का प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं 6 फीट ऊंचा व्यक्ति हूं, तो मुझे अगर अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में तो कम से कम दर्पण 3 फीट ऊंचा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है नहीं। अगर मेरे प्रतिबिंब की ऊंचाई समतल दर्पण में 3 मीटर है तो मेरी ऊंचाई भी साथियों 3 मीटर ही होगी। अगर मेरा प्रतिबिंब समतल दर्पण से 3 मीटर समतल दर्पण से दूर खड़ा हूं, मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं समतल दर्पण से 3 मीटर दूरी पर खड़ा हूं तो मेरा जो प्रतिबिंब है वो समतल दर्पण से 3 मीटर दूरी पर बनेगा। बात समझ में आ रही है। तो जितनी दूरी पर मेरा प्रतिबिंब उतनी दूरी पर मैं। ठीक है नहीं, तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया है। तो उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो चलिए साथियों, इसका आंसर आप मुझे दोगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, बहुत ज्यादा, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं इसका आंसर कितने लोग कमेंट में बताते हैं। ठीक है, प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें यात्रा करता है, यानी कि प्रकाश जो है ना किसमें सबसे अधिक तेज चलता है, या प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस माध्यम में होती है, यानी कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है, क्या कांच में होती है, क्या वायु में होती है। साथियों बहुत प्यार से चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश की चाल। बात क्या कर रहा है हमसे, प्रकाश की चाल के बारे में, प्रकाश की चाल के बारे में। तो प्रकाश की चाल साथियों आपको बहुत अच्छे से पता होगा। क्या पता होगा कि इसकी जो साथियों खोज की थी, किसकी,
प्रकाश की चाल की जो खोज की थी, खोज, अगर हमारी खोज की बात करें तो खोज में भी साथियों दो लोगों का नाम आता है। तो सबसे पहला प्रयास जो किया था, प्रयास जो किया था वो किसने किया था, ये आपको बताना है। और इसमें जो है सफल कौन हुए थे, यानी कि खोज के रूप में जो जाना जाता है वो कौन थे। तो साथियों आपको अच्छे से पता होगा कि इसकी जो पहला प्रयास जो किया था वो गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलोलियो, गैलोलियो, गैलोलियो ने साथियों सबसे पहला प्रयास किया था। लेकिन सबसे क्या है, ये पहले किया था लेकिन ये असफल हो गया था। उसके बाद इसकी खोज जो की थी वो किसने की थी? रोमन ने की थी, रोमर ने। यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रेलवे में तो भर भर के आता है कि प्रकाश की चाल की खोज किसने की थी? रोमर ने की थी। इतनी बात समझ में आ गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं साथियों प्रकाश की चाल की, ठीक है, तो प्रकाश की चाल क्या होती है साथियों? प्रकाश की जो चाल होती है ना, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि प्रकाश की चाल जो होती है ना, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल जो होती है ना साथियों, वो क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? अपवर्तनांक के। किसके होती है? अपवर्तनांक के। देखो डायरेक्ट आंसर पे मत जाओ, डायरेक्ट आंसर पे मत जाओ साथियों। पहले कॉन्सेप्ट को जब तक समझोगे नहीं, जब तक मजा नहीं आने वाला। क्योंकि रेलवे में क्या है कि रटने वाले सवाल बहुत कम आते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्यादा आते हैं। साथियों अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, अगर किसी माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा, कम से कम होगा, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी साथियों? ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? भाई अगर किसी माध्यम में अपवर्तनांक सबसे कम होगा तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी कि नहीं होगी? मैंने बताया है पिछली क्लासों में। अब देखो भाई, निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है साथियों? 1। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है साथियों? 1.5। वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.003। साथ ही में अगर बात करें तो पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, यानी कि जल का? 1.33, या कह सकते हैं 4/3। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो साथियों जो प्रकाश की चाल सबसे किसमें गति यात्रा करता है, तो सबसे गति उसमें ही तो करेगा। प्रकाश की चाल किसमें सबसे ज्यादा होगी? जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका अपवर्तनांक है साथियों? सबसे कम निर्वात का। सबसे कम क्या है? निर्वात में। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होती है। कितनी होती है प्रकाश की चाल? ये भी लिख लो साथियों, यहां पे भी लिख लो नोट बना के। तो प्रकाश की चाल कितनी, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? अगर बात करें कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर बात करें साथियों कांच में, अगर बात करें हम कांच में, तो कांच में होती है साथियों 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगर बात करें साथियों जल में, तो जल में जो है हमारे प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आई होप आपको ये तीन क्वेश्चन तो मैंने ये लिख दिए हैं, तीनों के तीनों एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में 100% आएंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। और याद करने का तरीका भी बता दूं, देखो क्या होता था कि इसमें दोनों में कंफ्यूजन होता था, ठीक है। तो अपवर्तनांक क्या था? देखो साथियों अपवर्तनांक जो था, कम किसका था अपवर्तनांक? जल का, कांच की अपेक्षा। लेकिन जब अपवर्तनांक जल का कम था कांच की अपेक्षा, तो चाल क्या हो जाएगी? पलट जाएगी प्रकाश की चाल। यानी कि कांच की क्या हो जाएगी? प्रकाश की चाल ज्यादा हो जाएगी, सॉरी, कांच की प्रकाश की चाल कम हो जाएगी और जल की क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। देखो कांच की प्रकाश की चाल क्या है, बात समझ में आ रही है नहीं भाई? इसमें अपवर्तनांक क्या होता था भाई? निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता था, और कांच का अपवर्तनांक क्या होता था साथियों? कांच का अपवर्तनांक, कांच का होता था 1.5, और इसका क्या होता था साथियों? जल का 1.33। तो देखो इन दोनों में क्या है कि देखो कांच की चाल क्या है हमारी? ज्यादा है, सॉरी कम है, तो अपवर्तनांक ज्यादा है। जल में प्रकाश की चाल कितनी है? ज्यादा है, तो अपवर्तनांक क्या है? कम है। इस तरीके से भी आप कोरिलेट करके रख सकते हैं। यहां से भी क्वेश्चन आप उठा सकते हैं प्रकाश की चाल से, यहां से भी रोमर का भी ध्यान रख सकते हैं, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। सॉरी माफी चाहता हूं। तो चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश की चाल से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। श्वेत प्रकाश में निम्न में से किसका रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? यानी कि जो ये साथियों ये वाला जो क्वेश्चन था ना, उत्तर प्रदेश पुलिस की 17 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश में जो है कितने रंग होते हैं। तो वही बात करिए, श्वेत मतलब 7, यहां से कोरिलेट कर लेना।
श्वेत मतलब 7। तो श्वेत प्रकाश के निम्न में किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है? साथियों, जब हमारा सूर्य से प्रकाश आता है तो श्वेत प्रकाश जो आता है उसमें साथियों 7 रंग होते हैं। अब हमें कितने दिख रहे होते हैं, कितने नहीं दिख रहे होते हैं, वो अलग मैटर होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जब प्रकाश हमारी मान लीजिए मेरी लाल कलर की शर्ट है, मान लीजिए ग्रीन कलर की जैकेट है, तो जब हरे कलर की है, मान सपोज कर लीजिए, अगर मेरा प्रकाश मान लीजिए इस पर पड़ रहा है और पड़ने के बाद क्या है, बाकी सभी रंगों को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और केवल हरे रंग को क्या है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, यानी कि परावर्तित कर दे रहा है, तो उसी कंडीशन में हमारा क्या है, ये जैकेट हरे रंग की दिख रही है। तो वो आगे का मैटर है, बाद में कभी बात करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो साथियों मान लीजिए श्वेत बात कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये प्रिज्म मान लो, ठीक है, एक तरह से मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। और जैसे ही हमने क्या है साथियों, इसमें क्या है, हमने प्रकाश की कोई किरण डाली, और जैसे ही हमने प्रकाश की किरण डाली तो उसको जाना तो सही है तो साथियों सीधा, सॉरी माफी चाहता हूं, ठीक है। तो होता क्या है साथियों, आपने देखा होगा, मान लीजिए हमने प्रकाश की कोई किरण डाली और डालने के बाद क्या है साथियों, ये हमने डाली और जैसे ही हमने डाली, ये जानी तो सही थी साथियों, इस तरीके से ये जानी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, ये बेंड हो गई और बेंड होकर इस डायरेक्शन में आ गई, ये आ गई साथियों, ये आ गई, ठीक है। ये इस तरीके से ध्यान रखेंगे, 3 और 3 6 और एक ही मान लीजिए 7। तो साथियों ये क्या है कि ये श्वेत प्रकाश जो था ना, हमने यहां से क्या दिया था, यहां से दिया था श्वेत प्रकाश, क्या दिया था साथियों, श्वेत प्रकाश, और हमने ये श्वेत प्रकाश छोड़ा था प्रिज्म में, और बाद में क्या है, हमें टूट के हमें क्या किस प्रकार से दिखाई दिया, ये हमें दिखाई दिया बिब ग्योर्गी फॉर्म में, यानी कि बी आई वी वी जी बाई ओ आर, यहां से बात समझानी थी, ठीक है। तो ये क्या है, इन 7 रंगों में आपका जो प्रकाश था वो टूट गया। बात करते हैं सर, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? साथियों सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य होती है ना, वो लाल रंग की होती है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य होती है। एक चीज और मैं बता दूं, तरंगदैर्घ्य और तापमान और प्रकाश की चाल, ये तीनों के तीनों समानुपाती होते हैं। अगर लाल रंग की मैंने बताया था कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है, तो जो प्रकाश की चाल है ना, प्रकाश की चाल किससे हम मान लो सी से डिनोट करते हैं, तो ये भी क्या होगी, इस रंग की ज्यादा होगी। अगर इसका तापमान भी बात करें तो ये भी क्या होगा साथियों, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? लेकिन अगर हम बात करें कि लाल रंग का जो अपवर्तनांक है वो कैसा होगा साथियों, कम होगा। इतनी बात बहुत अच्छे से आप देख लेना, यहां से आपके कम से कम नहीं तो कितने क्वेश्चन बन रहे हैं साथियों, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, यहीं से आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पूछा यही है कि सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है, तो आपको आंसर भी मिल गया होगा, किस रंग की होती है सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य, लाल रंग की होती है। अगर बात करता हमसे कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, तो वो हो जाती साथियों हमारी बैगनी रंग की, यानी कि इसकी क्या हो जाती साथियों, बैगनी रंग की क्या हो जाती है, हमारी तरंगदैर्घ्य क्या हो जाती है, कम होती है। और जब तरंगदैर्घ्य कम हो जाती तो प्रकाश की जाल भी क्या हो जाती है, बैगनी रंग में कम होती है लाल रंग की अपेक्षा, ठीक है। और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर भी क्या होता, कम होता, और इसका अपवर्तनांक क्या होता, कम होता, सॉरी ज्यादा होता, माफी चाहता हूं, क्या होता है इसका अपवर्तनांक साथियों, ज्यादा होता। तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, क्या पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो मैं याद दिला देता हूं कि जो हमारी जो अपवर्तनांक होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रकाश की चाल के भी, और क्या है कि टेम्परेचर के भी, और क्या है कि हमारे तरंगदैर्घ्य के भी, ये लैम्डा। तो ये जो हमारा अपवर्तनांक होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि अगर किसी माध्यम की तरंगदैर्घ्य ज्यादा है तो उसका अपवर्तनांक कम होगा, अगर किसी माध्यम का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका अपवर्तनांक कम होगा, अगर किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक है तो उसका अपवर्तनांक कम होगा। आप 3 चीजों से भी आप अपवर्तनांक क्या है कोरिलेट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि अपवर्तनांक हमें किसी माध्यम के तापमान और उसके चाल और उसकी तरंगदैर्घ्य को बताता है, उस माध्यम के बारे में कौन बताता है, अपवर्तनांक। तो हमसे यही पूछ रहा है कि किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है, तो लाल रंग की क्या होती है साथियों, तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए इसका आंसर, बताइए इसका आंसर बताइए। मैंने अभी अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से बताऊंगा ही नहीं मैं अब तक। साथियों इसका आंसर आप बताइए, बहुत अच्छे। समतल दर्पण, जैसे ही समतल दर्पण आया आपके माइंड में घूम जानी चाहिए, क्या घूम जाना चाहिए, रुक जाओ यहीं पे। जैसे ही समतल दर्पण आया, सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे, समतल दर्पण आने का मतलब ये है भाई, देखो समतल दर्पण, मान लीजिए मैंने समतल दर्पण बना दिया, ये मान लीजिए समतल दर्पण है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई आदमी था, ये चिंटू था, ये चिंटू था, ठीक है।
और इधर क्या है, ये मान लो चिंटू का क्या बन रहा है साथियों, ये प्रतिबिंब मान लो, ठीक है, ये है, ये मान लो ये चिंटू, ये क्या है, चिंटू है, क्या है साथियों, ये चिंटू है, ठीक है। और इधर क्या बन रहा है, ये चिंटू का प्रतिबिंब है, क्या है साथियों, चिंटू का प्रतिबिंब, क्या है साथियों, ये चिंटू का प्रतिबिंब है, क्या है साथियों, ये चिंटू का प्रतिबिंब है। भाई एक तरफ क्या है, चिंटू है, और एक तरफ क्या है, हमारा चिंटू का प्रतिबिंब है। बात समझ में आ रही है। अगर साथियों, अगर हमारा दर्पण, मान लो हमारा इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है अगर 6 फीट है, समझ रहे हैं नहीं, अगर हमारा 6 फीट इसकी ऊंचाई है चिंटू की, तो उसके उसके प्रतिबिंब को पूरा देखने के लिए हमारा दर्पण 3 फीट का ऊंचा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 फीट। यानी कि एक पॉइंट तो हमारा ये बन गया है कि अगर वस्तु की ऊंचाई 6 फीट है, यानी कि जितनी ऊंचाई की वस्तु है, अगर उसका प्रतिबिंब हम देखना चाह रहे हैं दर्पण में, तो कितनी ऊंचाई का दर्पण होना चाहिए। यही कह रहा है कि समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई का क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब यही कहना चाह रहा है कि कितनी लंबाई का प्रतिबिंब, यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लेना, यहाँ पे क्या है, दर्पण लिख लेना, कितनी ऊंचाई का, कितनी लंबाई का दर्पण होना चाहिए साथियों। तो यही कहना चाह रहा है। मान लो मैं ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको। मान लीजिए मैं 6 फीट ऊंचा व्यक्ति हूँ, और ये मैं सोचूं कि भाई मुझे दर्पण में क्या है कि अपना रोज रोज मुंह देखना है, रोज रोज मुंह देखना है, तो मुझे कितनी ऊंचाई का दर्पण लाके अपने इस कमरे में रख लेना चाहिए कि मेरा पूरा का पूरा प्रतिबिंब मैं उसमें देख पाऊं, अपना पूरा का पूरा जो चित्र है वो कैसा है दर्पण में देख पाऊं। तो इसका जो आंसर होगा, जितनी आपकी ऊंचाई है उसकी आधी ऊंचाई का आप दर्पण ले आइए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 6 फीट ऊंचा हूं, तो मैं 3 फीट ऊंचा दर्पण लाके अपने कमरे में रखूंगा, और मैं अपनी की सारी जो ऊंचाई है वो एक ही बार में देख पाऊंगा। 6 फीट की 6 फीट, 3 फीट के ऊंचे दर्पण में। तो इसका मतलब यही था साथियों। तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, गलत बात है बिल्कुल एकदम। व्यक्ति की ऊंचाई का 2 गुना, बिल्कुल बहुत ज्यादा गलत बात है ये तो। व्यक्ति की ऊंचाई का 4 गुना, ये अति गलत हो गई, बहुत ही ज्यादा गलत बात हो गई। तो सही बात क्या है हमारी, ए, यानी कि व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। समझ में आ रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब समतल दर्पण से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको रिवीजन करा देता हूं साथियों। समतल दर्पण से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको क्या करा देता हूं, रिवीजन करा देता हूं साथियों। एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर क्या पता होना चाहिए कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होनी चाहिए साथियों, बराबर होनी चाहिए। वस्तु की ऊंचाई और जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो बराबर होनी चाहिए। चलिए आइए कुछ पॉइंट लिख लेंगे जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे कि इसकी जो फोकस दूरी होती है साथियों वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। दूसरी बात याद रख लेंगे साथियों, वक्रता त्रिज्या होती है वो भी क्या होती है, अनंत होती है। बात समझ में आ रही है। अगर एक चीज और याद रख लेंगे जो पूछा जाता है क्वेश्चन में, इसकी क्या है, क्षमता यानी कि शक्ति, क्षमता कितनी होती है इसकी, वो भी क्या होती है, शून्य होती है। इनफाइनाइट नहीं होती है, शून्य होती है क्षमता। अगर बात करें इसकी आवर्धन क्षमता की, आवर्धन क्षमता की, किसकी, आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता कितनी होती है साथियों इसकी आवर्धन क्षमता याद रखेंगे प्लस माइनस के 1 होती है। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि चार पॉइंटों में से एक पॉइंट पूछ लिया जाता है, इसलिए इनको याद रखना। क्या याद रखना कि इसकी जो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, क्षमता शून्य होती है, आवर्धन क्षमता प्लस माइनस के 1 होती है। तो 4 क्वेश्चन तो आपको यहां से क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से। 4 क्वेश्चन क्या हो गए होंगे साथियों, आपको समतल दर्पण के क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब एक चीज और मैं बता देता हूं कि मान लीजिए अगर दर्पण से प्रतिबिंब x मीटर की दूरी पर है, तो मैं भी x मीटर की दूरी पर हूंगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं सीधी भाषा में कि अगर मैं दर्पण से x मीटर की दूरी पर खड़ा हूं तो प्रतिबिंब मेरा x मीटर की दूरी पर बनेगा। बात समझ में आ गई। अगर मेरा प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 मीटर है, ठीक है, तो मेरी ऊंचाई भी 3 मीटर होगी। प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं हम, दर्पण से बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर मेरे प्रतिबिंब की, भाई हमने क्या है बात पहले ये की थी कि हमें 6 मीटर ऊंचा हूं मैं, अगर मुझे प्रतिबिंब पूरा देखना है तो दर्पण कितने का लाना पड़ेगा, 3 मीटर ऊंचा। लेकिन अगर जो मेरे प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो 6 मीटर ही होगी। मेरा प्रतिबिंब जितना मैं ऊंचा हूं, मेरा उतना ही ऊंचाई का प्रतिबिंब बन रहा होगा। दर्पण भले ही मैं 3 मीटर के ऊंचा ले आऊं। बात समझ में आ रही है। और दूसरी चीज ये थी कि जिस स्पीड से मैं दर्पण की तरफ जाऊंगा उसी स्पीड से मेरा प्रतिबिंब दर्पण की तरफ आएगा।
लेकिन आता हुआ प्रतीत 2 गुना स्पीड से दिखाई देता है। तीसरी बात, जिस स्पीड से मैं दर्पण से दूर जाऊंगा उसी स्पीड से मेरा प्रतिबिंब क्या है, दूर जाएगा, लेकिन दर्पण से प्रतिबिंब 2 गुना स्पीड से जाता हुआ दिखाई देता है। अगर मैं दर्पण से डी दूरी पर खड़ा हूं तो प्रतिबिंब मेरा डी दूरी के उस साइड बन रहा होगा। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट थे, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ये भी आपको याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ये आइए साथियों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती है। साथियों मैंने अभी बताया, बिल्कुल जस्ट अभी, तो समतल दर्पण की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है कमेंट में बताओ। 0 होती है ना, अभी बताया। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोकस दूरी अनंत, फोकस दूरी अनंत, फोकस दूरी अनंत, वक्रता त्रिज्या अनंत, वक्रता त्रिज्या अनंत, और क्षमता 0, और आवर्धन क्षमता +- 1। घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्या कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, और एग्जाम में पक्का 100% आएगा ये एग्जाम में साथियों। घास का रंग हरा, आइए मेरी बातों को समझिए ध्यान से साथियों। घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है। देखो प्रकाश से क्या है कि 7 रंग आ रहे हैं, प्रकाश से 7 रंग आ रहे हैं, मतलब श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है। मान लीजिए टेबल है, यहाँ पे मेरी मान लीजिए हरी घास उग रही है, टेबल पे हरी घास उग रही है। जैसे ही 7 रंग उस घास पे पड़े, घास ने क्या काम किया, 7 रंगों में से 6 रंगों को एब्जॉर्ब कर लिया। हरे रंग को छोड़कर 6 रंगों को क्या कर लिया, घास खा गई, एब्जॉर्ब कर लिया, अपने अंदर अवशोषित कर लिया। जैसे ही 6 रंगों को अवशोषित कर लिया, बचा कौन सा रंग, हरा। भाई हरे रंग को छोड़कर बाकी सबको अवशोषित कर लिया, और वो ही हरा रंग उस घास पे पड़ गए, मेरी आंखों पे पड़ा। वो ही हरा रंग घास पे पड़ के मेरी आंखों पे पड़ा, तो भाई 6 रंग तो गायब हो गए ना, प्रकाश ने खा लिए। जब प्रकाश ने, सूर्य ने कितने रंग दिए, 7, घास ने 7 6 खा लिए, एक रंग बचा, कौन सा बचा, हरा। तो वही हरा रंग जो है मेरी आंखों पे पड़ेगा, और मुझे क्या है, घास हरी दिखाई देगी। बात समझ में आ रही है साथियों बहुत अच्छे समझो। ये मान लीजिए, ये लिखा है मैंने, मान लीजिए ये लाल कलर से लिखा है, ये लाल कलर का गोला है। ये लाल कलर का गोला क्यों दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है कि मेरी जो ट्यूबलाइट ऊपर जल रही है, वहां से श्वेत प्रकाश आ रहा है, 7 रंगों वाला प्रकाश आ रहा है। और जैसे ही इस लाल रंग पे पड़ा, लाल रंग पे पड़ने का मतलब ये हुआ कि इसने 6 रंग, यानी कि लाल रंग को छोड़कर 6 रंग इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए। बचा हुआ जो एक रंग था, लाल रंग, वो रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पे पड़ा, और आपकी आंखों पे भी पड़ रहा है इस समय। इसीलिए ये जो मैंने लिखा है, ये लाल रंग का दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि कोई वस्तु उस रंग की तब दिखाई देती है जब वह उस रंग को छोड़कर बाकी सबको अवशोषित कर ले, और केवल उस रंग को क्या है, परिवर्तित कर दे। तभी तो वो परिवर्तित करेगी उस रंग को, तभी तो वो हमारी आंखों पे पड़ेगा, तुम्हारी आंखों पे पड़ेगा, तभी हमें उस वस्तु का रंग पता चलता है। तो कहने का मतलब यह है, अगर कोई वस्तु जिस रंग की है वो उस रंग को क्या है, परिवर्तित कर रही है, इसीलिए वो वस्तु उस रंग की दिख रही है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु है जो प्रकाश से आने वाले सातों के सातों रंग को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। बात समझ आ रही है, वो सातों के सातों रंग को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। सातों के संग को क्या खा रही है, सातों के सातों रंग को खा रही है, सातों के सातों रंग को क्या है, खा रही है, प्रकाश से आने वालों को। तो इसका मतलब वो वस्तु हमें काली दिखाई देगी। कैसी दिखाई देगी साथियों, काली दिखाई देगी। तो आज आपको अच्छे से पता चल गया है कि जितनी भी हमें वस्तुएं काली दिखाई देती हैं, वो क्यों दिखाई देती हैं, क्योंकि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो श्वेत प्रकाश किरण होती है, वो पूरी को क्या है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि काली वस्त्रों का जो तापमान होता है ज्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है जो काले वस्त्र होते हैं उन्हें गर्मियों में नहीं पहनना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में श्वेत प्रकाश यानी कि श्वेत वस्त्र पहनने चाहिए, ताकि उनमें गर्मी कम लगे। बात समझ में आ रही है। आपको देखा होगा कि जब प्रकाश से आने वाला जो 7 श्वेत प्रकाश होता है, वो श्वेत का श्वेत जब सातों का सात रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वो वस्तु हमें सफेद दिखाई देती है। बात समझ में आ रही है। जब प्रकाश से आने वाली सातों की सातों रंग जो है वो अगर वो परिवर्तित हो जाएंगे, तो वस्तु हमें सफेद दिखाई देगी, और सातों के सातों प्रकाश आने वाले जो श्वेत प्रकाश आ रहा है, वो अगर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो वो वस्तु हमें काली दिखाई देगी। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मियों में काले कपड़े मत पहनना, सफेद कपड़े पहनना, सफेद शर्ट पहनना गर्मियों में। क्यों? क्योंकि वो सातों के सातों रंग को जो भी आ रहा होता है, उसको प्रकाश को क्या है, रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे हमारे शरीर का पे जो तापमान का जो प्रभाव होता है वो कम पड़ता है। इसलिए हमें महसूस होता है कि गर्मी कम लग रही है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है।
बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो ये 3 पॉइंट थे। कोई वस्तु हरे रंग की या किसी रंग की जब दिखेगी, जब वो बाकी रंगों को एब्जॉर्ब कर ले, केवल उस रंग को परिवर्तित कर दे। बात समझ में आई? काले रंग की जब दिखाई देगी, तो जब वो सारे रंगों को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, और बाकी सबको एब्जॉर्ब कर ले, तो वो काले की दिखाई देगी। सफेद की तब दिखाई देगी कोई वस्तु, जब सारे के सारे वो क्या है, परिवर्तित कर दे। तो आई होप आपको अब ये कह रहा है कि घास हरे रंग की क्यों दिखाई दे रही है। तो घास हरे रंग की क्यों दिखा रही है? घास सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। ये तो बात गलत है भाई। घास सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। सभी रंगों को परावर्तित कर देगी तो काली दिखाई देगी, और सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी तो सब काली दिखाई देगी, और सभी रंगों को यहाँ पे क्या दिखाई देगी, अवशोषित कर लेगी तो काली, और यहाँ पे क्या दिखाई देगी, सफेद। भाई सभी रंगों को अगर वो परावर्तित कर देगी तो सफेद दिखाई देगी। क्या घास का रंग सफेद होता है? नहीं। क्या घास का रंग काला होता है? नहीं भाई, हरा करना है ना मैं। तो घास हरे रंग को क्या कर देती है, अवशोषित कर लेती है। क्या घास हरे रंग को अवशोषित करती है? नहीं। क्या घास हरे रंग को अवशोषित करती है, परावर्तित करती है? तो परावर्तित करती है। हरे रंग को परावर्तित कर देती है, बाकी सबको अवशोषित कर लेती है। तो यही क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है नहीं, बात समझ आ रही है? तो साथियों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। अब कल की क्लास में हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ थोड़ा से 1-2 टॉपिक और रह रखे हैं पहले चैप्टर में, उसको हम फिनिश करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए बहुत ज़्यादा गिफ्ट आने वाले हैं 18 या 20 फरवरी के बाद में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।